हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस के पेड कोर्स में आप सभी का स्वागत है। हम करें क्लास 12 इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम से भुगतान शीर्ष का चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट वीडियो आपने देखी, अब आप देखोगे सेकंड वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बताए हुए हैं। ये सभी आपको याद करने हैं और इन सभी को नोट करके रखो, ठीक है। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और हाँ बेटा, एक बात ध्यान रखना कि वीडियो में जो मैंने आपको बताया है बेटा, सारी चीजें आपकी कॉपी में होनी चाहिए और आप उसको याद करोगे। अगर ये नहीं करोगे बेटा, नहीं हो पाएगा। बुक्स पढ़ो, कोई इश्यू नहीं है, और बेटा आपको ये याद भी करना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वीडियो के अंदर, ठीक है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। बेटा क्लास 12 इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम से चैप्टर हमारा है बेटा भुगतान शेष, सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट आपका डेमो पार्ट एक तरह से कह सकते हो, जिसमें हमने कुछ टॉपिक हमने इसके पढ़े थे। इस जो बेटा नोट्स जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको फोटो में भी मिल जाएगा, आपको एज अ पीडीएफ कह लो आप उसे, या मैं एज अ स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दूंगा, पिक सेंड कर दूंगा, जैसे मर्जी कह लो आप, अलग अलग वर्ड में। तो ये आपको वैसे भी मिल जाएगा याद करने के लिए, ठीक है। और साथ में यहाँ पे वीडियो में तो चल ही रहा है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर बच्चों को कोई डाउट है कि बेटा ये याद करना है कि सर कोई दूसरा याद करना है बुक में लिखा, नहीं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है बेटा, आप ये याद कर सकते हो और एज इट इज लिखकर भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हमने कुछ टॉपिक बेटा इसमें से हमने किए थे, जिसमें अगर हम बात करें बेटा मुद्रा की मान ह्रास में, ठीक है, यहाँ तक हमने टॉपिक हमने कवर किए थे लास्ट वीडियो में, और आज की इस वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा चलित सीमा बंद। याद रखना बेटा, ऐसे आपके कुछ वर्ड आ सकते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में, जहाँ पे आपको डायरेक्ट बोला जाएगा भैया इसके ऊपर आपको कुछ टिप्पणी लिखनी है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, तो आपको पता होना चाहिए भैया ये है क्या चीज, ठीक है। चलित सीमा बंद का मतलब क्या होता है? ये स्थिर विनिमय दर और लचीली विनिमय दर के बीच का एक समझौता है। इस व्यवस्था के अनुसार देश की करेंसी का मान निर्धारित कर दिया जाता है। तो भाई चलित सीमा बंद का मतलब क्या हुआ? ये इसका मतलब हुआ कि स्थिर विनिमय दर और लचीली विनिमय दर के बीच में एक समझौता होता है, ठीक है। इस व्यवस्था के अनुसार देश की करेंसी का जो मान होता है, जो वैल्यूएशन होती है, वो क्या कर दी जाती है बेटा? निर्धारित कर दी जाती है। और इसके उतार चढ़ाव में ±1% की इजाजत होती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जिसमें एक स्थिर विनिमय दर आपने पढ़ा था, लचीली विनिमय दर भी आपने पढ़ा था। स्थिर का मतलब कि आपने फिक्स कर लिया कि भैया जो आज जो रेट चल रहा है $1 है वो 70 रुपए का है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्थिर विनिमय दर। लचीली का मतलब क्या हो गया कि जिस दिन हम पेमेंट करेंगे उस दिन देखेंगे भैया भाव क्या चल रहा है, ठीक। तो उन दोनों के बीच का एक रास्ता है बीच का, जिसमें बोला गया है कि इसके अंदर आप ±1 कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। उसको हमने क्या नाम दिया बेटा? चलित सीमा बंद। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? ध्यान से सुनो बेटा। देखो कई बार अगर स्थिर हो जाता है, फिक्स कर लेते हो भैया 1 साल के बाद हम खरीदेंगे, लेकिन रेट वही चलेगा जो आज का है, तो आने वाले टाइम में भाई रेट ऊपर नीचे होता है तो दिक्कत आ सकती है, भाई किसी एक पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से हम चलित सीमा बंद को भी ले लेते हैं, जिसमें ±1% ऊपर नीचे आप कर सकते हैं कि आपको ज्यादा नुकसान ना हो, थोड़ा ही नुकसान हो। समता मान बेटा, इस विनिमय दर व्यवस्था में जब विनिमय की दर को सोने के रूप में निर्धारित किया जाता है तो इसे करेंसी का समता मान कहते हैं, ठीक है। तो विनिमय दर को जब आप सोने के रूप में निर्धारित करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? समता मान। क्लियर हो गया पॉइंट? आप बेटा एज इट इज इसको याद कर सकते हो बच्चे, और ये आपके एग्जाम में जब आएगा तो आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन हमारा आता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, विदेशी मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के स्रोत बताइए। आंसर है बेटा, विदेशी मुद्रा की मांग निम्नलिखित कार्यों के लिए की जाती है। तो भाई अगर आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, अगर आपको डॉलर चाहिए, दिनार चाहिए, तो आपको क्यों चाहिए होता है? तो जो मांग होती है वो कुछ कामों के लिए की जाती है। तो वो काम कौन से हैं? पहला काम है बेटा विदेशों से वस्तुओं सेवाओं को खरीदना। अगर आपको विदेशों से वस्तुएं सेवाएं खरीदनी है तो उसके लिए आपको विदेशी मुद्रा चाहिए होगी। सेकंड पॉइंट है विदेशों में संपत्तियां खरीदने के लिए या शेयर एवं ऋण पत्र पर निवेश करने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है भाई। तो अगर आपको विदेशों में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, असेट्स खरीदनी है, या उनके शेयर मार्केट में अगर आपको, या डिबेंचर्स में अगर आपको
इन्वेस्ट करना है तो आपको विदेशी मुद्रा चाहिए होगी। थर्ड पॉइंट है बेटा, विदेशों में जाने वाले पर्यटकों को अपनी जरूरतों के लिए, तो अगर आप कभी बैंकॉक गए तो आपको भी वहां का पैसा चाहिए होगा, वहां की करेंसी चाहिए होगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, विदेशों में दुकान, मकान या फैक्ट्री में निवेश करने के लिए, तो अल्टीमेटली आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो अदर कंट्रीज में, तो जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको पैसा चाहिए होगा लिटरली। लास्ट पॉइंट है बेटा, विदेशों में विदेशी मुद्राओं के मूल्य पर सट्टेबाजी के लिए, अगर आप सट्टेबाजी करते हो कि भैया आपने अभी डॉलर ले लिए करीब 1 लाख रुपए के या 10 लाख रुपए के, 1 करोड़ रुपए के, और जब वो वैल्यू जब इंक्रीज हुई तब आपने उसको बेच दी, मतलब कन्वर्ट करा लिए इंडियन रुपीस में, ठीक, तो इसे हम बोलते हैं सट्टेबाजी करने के लिए। ठीक, अब बात आ जाती है पूर्ति के स्रोत। तो हमारे देश में या आपके पास विदेशी मुद्रा कहाँ कहाँ से आती है? विदेशी मुद्रा की पूर्ति विदेशी नागरिकों के द्वारा की जाती है। उसके निम्न स्रोत हैं। भाई सिंपल सी बात है, बाहर के लोग ही हमें बाहर की करेंसी देंगे। पहला पॉइंट बेटा, विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में भ्रमण, अगर बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, राइट, तो ऐसे में हमें पैसा मिल जाता है। सेकंड पॉइंट है बेटा, विदेशी कंपनी द्वारा भारत में शेयर एवं ऋण पत्रों में निवेश करना। भाई जैसे हम बाहर करते हैं वैसे बाहर के लोग भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है बेटा, विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में वस्तुओं व सेवाओं की खरीद से प्राप्त मुद्रा। भाई सिंपल सी बात है, बाहर के नागरिक जब हमारे देश में आके हमारी वस्तुएं खरीदते, सेवाएं खरीदते हैं, तो वहां से भी हमें डॉलर मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आप कहोगे कि सर वो तो हम कन्वर्ट करा लेते हैं, तो भाई कन्वर्ट कराने के लिए तो हमारे बैंकों में ही आओगे, तो बैंक वालों को मिला, इसका मतलब देश को मिला। विदेश में रहने वाले भारतीय द्वारा अपने संबंधियों को भेजा गया धन। हाँ भाई, आपका कोई चाचा, मामा, ताऊ, राइट, उनका कोई बच्चा कोई अगर बाहर कंट्री में रहता है तो वहां से भी वो करेंसी आपको ट्रांसफर कर सकता है, आपको पैसे दे सकता है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा, विदेशी कंपनी द्वारा भारत में दुकान, मकान और फैक्ट्री में निवेश करना। ठीक है, तो भाई बाहर की कंपनी भी निवेश कर सकती है, जैसे वोडाफोन कंपनी ने भी निवेश किया था हमारे देश के अंदर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, विदेशी विनिमय दर का क्या अर्थ है? इस दर का निर्धारण एक रेखा चित्र की सहायता से समझाइए, या इसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि विदेशी विनिमय दर और विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति के संबंध चित्र द्वारा दर्शाइए, या नम्य विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन अलग अलग है बट आंसर आपको एक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आंसर में क्या लिखा बेटा, नम्य विनिमय दर विदेशी विनिमय की वह दर है जो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारण होता है या होती है। तो नम्य विनिमय दर का मतलब क्या हुआ? नम्य विनिमय दर वो दर है जो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित की जाती है। अन्य शब्दों में आप क्या बोलोगे बेटा, मुद्रा बाजार में विनिमय दर उस बिंदु पर निर्धारित होता है, विनिमय दर का मतलब होता है एक्सचेंज रेट बेटा, जिसमें आप खरीदना चाहते हो, जहां विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति आपस में बराबर हो जाए। इस संदर्भ में विदेशी विनिमय दर को 3 भागों में प्रदर्शित किया गया है। अब देखो भाई, विदेशी विनिमय का तो मतलब आपको पता चल गया कि भैया एक्सचेंज रेट आप कैसे तय करोगे, तो जब खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों राजी हों, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं मांग और पूर्ति शक्तियों के द्वारा। विदेशी विनिमय मांग, बेटा क्या लिखा हुआ, विदेशी विनिमय मांग, विदेशी विनिमय दर तथा विदेशी विनिमय मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, अर्थात दर घटने पर विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती है और दर के बढ़ जाने पर विदेशी विनिमय की मांग कम हो जाती है। बस सिंपल है, अगर विनिमय दर अगर आपकी बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी और ये घटेगी तो मांग ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है, डॉलर गिरेगा तो मांग ज्यादा होगी, डॉलर अगर बढ़ेगा तो मांग कम हो जाएगी। विदेशी विनिमय की पूर्ति, बेटा क्या लिखा हुआ है, विदेशी विनिमय दर तथा विदेशी विनिमय पूर्ति में सीधा संबंध होगा। भाई सिंपल सी बात है ना, विनिमय दर अगर बढ़ रही है तो भाई पूर्ति करने वाला पूर्ति करेगा, मतलब बेचने वाला तो बेचेगा। अगर डॉलर की कीमत ज्यादा होती चली जाएगी, विनिमय दर अगर ज्यादा होती चली जाएगी, तो भाई अमेरिका वाले तो क्या कहते हैं, पूर्ति करने की कोशिश करेंगे कि भैया सप्लाई करो डॉलर, जितना सामान खरीदना खरीदो इंडिया से। क्यों? क्योंकि सस्ता मिलेगा उनको। बात समझ में आ गई बेटा? बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा बेटा। अर्थात दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय की
पूर्ति बढ़ती है और दर कम होने पर विदेशी विनिमय पूर्ति कम होती है। क्लियर पॉइंट। अच्छा, अब बात आ जाती है कि बेटा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किस हिसाब से किया गया है। तो एक बात ध्यान रखना कि ये सप्लाई है और ये है बेटा डिमांड। ये जहां एक दूसरे क्रॉस करेंगे बेटा वहां पे दर निर्धारित हो जाएगी। अगर मैं आपको शॉर्टकट एक तरीका बताऊं, एक एग्जांपल दूं, तो जैसे अगर आप कभी किसी दुकान पे जाते हो खरीदने के लिए कोई सामान और आपको अगर रेट ज्यादा लगता है, उसने रेट बोला कि भैया 10 रुपए का, आपने कहा 10 रुपए तो भैया बहुत ज्यादा है, थोड़े कम करो, ठीक है। अब मान के चलो आपने कहा 6 रुपए और उसने कहा कि भाई 6 रुपए तो नहीं 9 रुपए। बातचीत करते करते 8 रुपए पे बात डन हो गई। तो 8 रुपए पे आप डिमांड भी कर रहे हो और वो सप्लाई करने के लिए भी तैयार है। तो वो पॉइंट क्या हो गया, आपका विनिमय दर हो गया, ठीक है। तो मतलब जिस पॉइंट पे मुद्रा की पूर्ति करने वाला, मतलब मुद्रा को बेचने वाला, जैसे अमेरिका डॉलर देगा, अमेरिका भी राजी हो जाए और जिस पॉइंट पे इंडिया वाले भी राजी हो जाए खरीदने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, ठीक है, या निर्धारित बिंदु कह सकते हो आप। संतुलन विनिमय दर उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है, जैसे कि निम्न सारणी में चित्र से स्पष्ट है, ठीक है। अगर हम देखें विदेशी विनिमय दर 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40, 50, 60, 70, ये मैंने अपनी साइड से लिख दिए, ठीक। और यहाँ पे मांग, आप मांग अपने हिसाब से लिख सकते हो 100 से 700 तक, और पूर्ति आपको अपोजिट करनी होगी, क्योंकि क्या है यहाँ पर अगर हम देखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको उल्टी तरीके से करोगे तो बेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पहला पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है, गुड। तो ऐसे में क्या होगा बच्चे, ये देखो जरा ध्यान से कि 40 रुपए के ऊपर क्या हुआ आपका 400 मतलब 400 मुद्रा या 400 यूनिट कुछ भी कह लो आप, उसकी मांग और इसकी पूर्ति होने की तैयारी में है बेटा, ठीक है। जैसे अगर आप इसमें करोगे, क्या करोगे बच्चे, वैसे ये थोड़ा मुझे उल्टा लग रहा है, क्योंकि अगर 10 रुपये विनिमय दर है तो अल्टीमेटली पूर्ति कम होगी, मांग लेकिन ज्यादा हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, तब भी डायग्राम सेम ही बनेगा। आपको क्या करना है, यहाँ से 700 से लेकर 100 तक चले जाना, यहाँ पे 100 से लेकर 700 तक चले जाना, बात वही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं खास। अच्छा, इसके बाद बेटा आपने इस तरह से काम किया, विदेशी मुद्रा नीचे आ जाएगी बेटा, विदेशी दर इधर आ जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। बनाते जाओ बेटा, 10 पे 100 और 700, अगर आप देखोगे 10 पे 100 और 700 था बेटा, अब देखोगे 10 रुपये पर 100 और 700, ठीक है। तो सप्लाई का बना देना, फिर डिमांड का बना देना, फिर काट जहाँ पे एक दूसरे क्रॉस करेगा वो मतलब 400 पे ही क्रॉस करेगा तो 40 पे होगा। आपको कुछ खास नहीं करना बेटा, 40 रुपए पे ऐसे डॉट डॉट करते हुए जाओ और 400 पे आ जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ खास नहीं होती बेटा, सारणी व चित्र में स्पष्ट है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मांग और पूर्ति शक्तियों के द्वारा 40 रुपए पर निर्धारण होगा, जहाँ विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की मात्रा $400 के बराबर है। चित्र में विनिमय दर का निर्धारण ई बिंदु पर होता है, ई बिंदु मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, होता है, जहां पर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की मात्रा $400 के बराबर है। चित्र में विनिमय दर का निर्धारण ई बिंदु पर होता है, जहां दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा, देन फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम इसको लेके जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसका। तो इस वीडियो का लास्ट जो टॉपिक है बेटा, क्वेश्चन है वो ये है, भुगतान शेष खाते का क्या अर्थ है, इसके घटकों या मदों की व्याख्या कीजिए। मतलब इसकी जो आइटम्स है इसके अंदर वो कौन कौन सी होती है। भुगतान शेष खाता, ध्यान रखना, भुगतान शेष खाता किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक निश्चित अवधि में हुए सभी आर्थिक लेन देनों का व्यवस्थित लेखा होता है। यह दोहरी लेखा प्रणाली पर आधारित होता है, इसलिए लेखांकन की दृष्टि से भुगतान शेष सदैव संतुलन में रहता है। दोहरी लेखा प्रणाली का मतलब होता है बेटा, जो गया और जो आया वो दोनों ही लिखते हो आप। भुगतान शेष खाते के घटक निम्नलिखित हैं। तो भुगतान शेष का मतलब क्या हुआ बेटा, भुगतान शेष का मतलब हुआ कि आपके देश मतलब हमारे देश के जो निवासी है और जो शेष विश्व के जो निवासी हैं बेटा, उनके बीच में जो भी लेखा जोखा होता है उसको हम भुगतान शेष कहते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं हम उसे, ठीक। अब बात आ जाती है कि भैया भुगतान शेष खाते के घटक कौन कौन से होते हैं बेटा। तो पहला पॉइंट है बेटा, वस्तुओं का आयात या निर्यात, जैसे हम बोलते हैं देश क्षमते,
इसमें वस्तुओं के निर्यात व आयात को शामिल किया जाता है तथा इसे देशीय मदे भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच वस्तुओं के आयात व निर्यात को सीमा शुल्क अधिकारी देखकर प्रमाणित कर सकते हैं, जैसे मशीन, औजार, खाद्य पदार्थ आदि। तो देशीय मदे क्यों कह सकते हो? क्योंकि आप इसको टच कर सकते हो, आंखों से देख सकते हो। सीमाओं का निर्यात व आयात, यार एक बात बताओ, आप एक देश के साथ क्या क्या लेन देन कर सकते हो बेटा? तो वही चीज है, वस्तुओं का आयात निर्यात कर सकते हो, सीमाओं को कर सकते हो। वस्तुओं को आप देख सकते हो तो देशीय मदे हो गई, और सीमाओं को आप देख नहीं सकते तो क्या हो गया बेटा? अदेशीय मदे हो गई। क्लियर हो गया पॉइंट? कोई डाउट बेटा इसके अंदर? बताओ। बहुत ही सिंपल सी चीज है बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है बच्चे। अच्छा जी, तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? सभी साधन और गैर साधन आय को शामिल किया जाता है। साधन का मतलब क्या हो गया? या श्रम पूंजी है ना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। एक आदमी अपना जॉब कर रहा है, वहां से उसको सैलरी मिल रही है, तो अगर जॉब कर रहा है तो जॉब को आप देख तो सकते ही नहीं आंखों से, ठीक है, नहीं आप उसको टच कर सकते हो। जॉब कोई आदमी थोड़ी होता है, वो तो एक एफर्ट होता है जो एक इंसान दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? सभी साधन और गैर साधन आय को शामिल किया जाता है, जैसे ब्याज, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर, जहाज रानी मतलब जहाज का किराया विराया हो गया, सारी चीजें यह अदृश्य मदे होती है, क्योंकि इन्हें देखा नहीं जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट बेटा करते हैं। तो हमने देखा था कि भैया इसके आइटम्स क्या क्या है भुगतान शेष की। तो बेटा 4 पॉइंट, तो 2 पॉइंट हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट, एक पक्षीय हस्तांतरण व प्राप्तियां। इसमें वे मदें शामिल की जाती है जिनके बदले में प्राप्त करने वाले को कुछ भी नहीं देना पड़ता, जैसे उपहार, अनुदान, सरकारी सहायता। तो एक पक्षीय हस्तांतरण व प्राप्ति का मतलब क्या हुआ बेटा? ये इसमें वो सभी आइटम्स आती है जिनको प्राप्त करने के लिए सामने वाले को कुछ नहीं देना। आपके चाचा के लड़के ने आपको पैसा दे दिया, तो उसके लिए आपने कुछ किया? नहीं। अब मजाक में ये मत कर देना कि हमने उसको फोन किया, बेटा वो नहीं होता। आपने कुछ काम किया हो तो बताओ उसके लिए, ठीक है। जैसे आपने कोई जॉब करी हो, उसका कोई काम कर दिया हो, ठीक। तो एक पक्षीय हस्तांतरण प्राप्तियां यही होती है, जैसे आपको बर्थडे पे गिफ्ट मिल जाता है वैसे। पूंजीगत प्राप्तियों में भुगतान, इसमें निजी व सरकारी ऋण, सोने के स्टॉक में वृद्धि, संपत्तियों का क्रय विक्रय आदि जैसी मदे शामिल की जाती है। इस प्राप्ति व भुगतान से संपत्ति व दायित्व प्रभावित होते हैं, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियों में भुगतान, भैया इसका मतलब क्या है? पूंजीगत प्राप्तियों में भुगतान का मतलब ये हो जाता है बेटा, जिससे असेट्स या लायबिलिटीज में कोई चेंजेस आए, जैसे असेट्स में संपत्ति और लायबिलिटी में दायित्व में कुछ चेंजेस आए। इसमें आप ये कह सकते हो कि इसमें निजी और सरकारी ऋण, अगर लोन है, सोने के स्टॉक में वृद्धि है, संपत्ति का क्रय विक्रय है, आज जैसे मदे इसमें शामिल की जाएगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ज्यादा अब चैप्टर रहा नहीं है बेटा, ये लास्ट वीडियो तक का हो रह गया और ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर रह गया बेटा, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और बेटा ध्यान रखना कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बेटा याद करने हैं, अपनी कॉपी में लिखो और इसको याद करो, ठीक है। मजाक में मत लेके जाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और मैंने बहुत मेहनत करके ये सारी चीजें आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, जिससे आप पढ़ के आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा बुक्स के अंदर, और यहाँ से आप पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर हम देखेंगे कि इसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास है या नहीं, और अगर होंगे तो बिल्कुल वैसे होंगे ही होंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आजकल। वैसे तो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया अभी तक और जो मैं पढ़ाऊंगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे सारे जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए होंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेटा इनको याद करके रखो, इनको अपनी कॉपी में नोट करके रखो।